जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम आज के इस वीडियो में इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इतिहास विषय का मतलब हिस्ट्री का PYQ यानी कि 2009 में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज के इस वीडियो में हम वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 2009 का पूछा हुआ BVI ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ भी शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, यानी कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी। तो आप सब जानते हैं कि जो धम्म है, धम्म की नियुक्ति अशोक ने की थी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लोग मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य है, यानी कि जो त्रिपिटक है वो त्रिपिटक साहित्य किस चीज का है। क्या ये जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, शैव धर्म का है या फिर वैष्णव धर्म का है। तो जो त्रिपिटक होता है ना, त्रिपिटक, ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म का होता है, ठीक है। ये त्रिपिटक किसका है, ये बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक साहित्य है बौद्ध धर्म का। आगे देखिए, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, यानी कि कनिष्क शासक जब बना था तो उसका जो राज्य अभिषेक हुआ था, जैसे किसी महाराजा बनता है तो उसका शपथ ग्रहण करवाया जाता है, उसी तरह जो कनिष्क शासन था, प्राचीन शासक कनिष्क जो था, तो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में या फिर 98 ईस्वी में। तो जो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था ये हुआ था 78 ईस्वी में, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव है, महाभारत युद्ध, यानी कि महाभारत का युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ऑप्शन है 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो जो महाभारत का युद्ध चला था वो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो ये 18 दिनों तक चला था। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, यानी कि जो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उससे पहले एक तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर। तो उसने 23वें उनका जो सिद्धांत था उनमें नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो उसमें नया सिद्धांत जोड़ा था उन्होंने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत, कि वो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहेंगे, ठीक है। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो ये जोड़ा था उन्होंने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। आगे देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, यानी कि जो हमारा अभी गोवा राज्य है वो गोवा राज्य पर पहले पुर्तगाल देशों का अधिकार था। तो जो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी को। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बी। आगे देखते हैं हमारा 7 नंबर ऑब्जेक्टिव, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, यानी कि सहायक संधि की जो नीति अपनाई गई थी वो किसके द्वारा अपनाई गई थी, सहायक संधि की नीति, ठीक है। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, यानी सहायक संधि की जो नीति थी वो अंग्रेज के किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी, तो सहायक संधि की नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। आगे दे हमारे पास है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि जो 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था, तो एक जगह का नाम है अवध, ठीक है। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, ठीक है। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, 100 बेगम हजरत महल।
और आप लोग साथ ही साथ नोट करते जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखते चले जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होती रहेगी और एग्ज़ाम में बिल्कुल आप एक बार देख करके और टिक कर सकते हैं, ठीक है। और भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे तो आप लोग नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, यानी कि जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, सैनिक विद्रोह, ये किस तिथि को शुरू हुई थी, ठीक है। पूछा जा रहा है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, तो ये आरंभ कब हुआ था? क्या ये 10 मई को आरंभ हुआ था, 13 मई को, 18 मई को या फिर 26 मई को? तो जो 1857 का विद्रोह आरंभ हो गया था, 1857 का विद्रोह, ये सिर्फ 10 मई को ही आरंभ हो गया था, ठीक है। 10 मई को आरंभ हो गया था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? यानी कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी के स्थापक कौन है? कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है? तो कांग्रेस पार्टी का स्थापक है ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम, बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ए.ओ. ह्यूम। आगे ऑब्जेक्टिव देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यानी जो दक्षिण भारत की एक बहुत विकसित साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, तो उसी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। आगे है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? यानी कि भक्ति का शुरुआत हुआ था दक्षिण भारत से, लेकिन उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था, ये किस संत ने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी रामानंद ने, ठीक है। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने किया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया? यानी कि जो कैप्टन हॉकिंस थे, अंग्रेज थे ये, तो अंग्रेजी किस मुगल शासक के दरबार में भारत आए थे? तो ये कैप्टन हॉकिंस थे, ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? जो जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? यानी कि अकबर जो था वो पूरे भारत में हर एक स्थान पर कब्जा कर लिया था, हर एक स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया था, लेकिन जो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, ठीक है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, वहाँ अकबर अधिकार नहीं कर सका था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो चित्तौड़ पर। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? यानी कि मुगल शासक जो था हमारे भारत में, तो मुगल का कौन सा ऐसा शासक है जिसको आलमगीर नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन मुगल शासक आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो यह है औरंगजेब। आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? यानी कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, उसका निर्माण कब हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में, ठीक है। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। आगे देखिए, 1942 में कौन आंदोलन हुआ? यानी कि 1942 में महात्मा गांधी जी ने जिस आंदोलन किए थे, उस आंदोलन का क्या नाम है? तो 1942 में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। दो ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन।
आगे देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, यानी किसने कहा था कि दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किन्होंने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा दिया था गांधी जी ने। ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान की अलग अलग समितियां थी, कोई छोटी समिति थी, कोई बड़ी समिति थी, तो उन्हीं में से एक समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये अध्यक्ष थे BR भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हमारे पास जो संप्रभुता है वो संप्रभुता किस में निहित है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या फिर संविधान में। तो जो संप्रभुता निहित है वो हमारे संविधान में निहित है। ठीक है, संप्रभुता किस में निहित है, संविधान में निहित है। आगे देखिए, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, यानी कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था, तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किया था। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल विशाल स्नानागार थे जिन्हें धार्मिक अनुष्ठानों एवं सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले, वो किस नगर में था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, यानी कि जो हमने 16 महाजनपद पढ़ा है उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। मगध जो कि हमारे बिहार का ही पुराना नाम है। ठीक है, मगध महाजनपद। आगे देखिए, अर्थशास्त्र और इंडिका से, यानी कि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की रचना है और इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, तो इससे किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य वंश की खूब जानकारी मिलती है। आगे देखिए, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, यानी कि अशोक ने का जो कलिंग विजय है इसका उल्लेख, इसका चर्चा, इसका जिक्र अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो ठीक है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो इसमें 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, 13वें में। आगे है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, यानी कि जो आईने अकबरी किताब है अबुल फजल का वो कितने भागों में बांटा गया है, तो आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, यानी कि औरंगजेब जिसे आलमगीर कहा जाता था, इसने अपने जीवन का अंतिम भाग, यानी कि जब ये जवानी से बूढ़ा की तरफ जाने लगा तो इसने अपना कहाँ कहाँ बिताया इसने अपना जीवन, तो इसने अपना जीवन दक्षिण भारत में बिताया। ठीक है, दक्षिण भारत में। आगे देखिए, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ, यानी कि उस समय जो कला का विकास हुआ था, स्थापत्य कला का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सबसे ज़्यादा जहांगीर के शासनकाल में हुआ। आगे देखते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, यानी कि जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो कहाँ है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। आगे देखिए,
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यानी कि हमारे भारत में जो अंग्रेजी की कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? यानी कि नेपोलियन की जो तुलना की जाती है वो किस भारतीय शासक से किया जाता है? तो समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है नेपोलियन से। ठीक है, आगे देखिए, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो ये तो हमने अभी पीछे देखा है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। आगे देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? यानी कि जो एलोरा है दक्षिण भारत में, इसमें जो कैलाश जी का मंदिर है इसका निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट के राजवंशों ने करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट के राजवंशों ने करवाया था। आगे देखिए, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? यानी कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आप याद कीजिए, सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप किस धर्म से है? तो सांची का स्तूप जैन धर्म से है। तो स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध जैन धर्म से है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? यानी कि जो अलबरूनी था वो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो भारत आया था ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। आगे देखिए, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? यानी कि जो इब्न बतूता जो भारत की यात्रा पर आया था ये किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि जो मुस्लिम लीग है हमारे देश में, मुस्लिम लीग थी आज़ादी के समय से पहले, अभी तो नहीं है। तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। आगे देखिए, यहाँ दांडी होगा। दांडी, तो जो हमारे पास दांडी है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी में गांधी जी ने नमक तोड़ा था, तो दांडी गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? यानी कि पूना में जो समझौता हुआ था, गांधी जी ने समझौता किया था, ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1932 ईस्वी में हुआ था पूना समझौता। ठीक है, पूना समझौता 1932 ईस्वी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन कलाम आज़ाद ने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। ठीक है, ये 4 पुस्तक है, इनमें से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पे अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो वीडियो एक दिन में 2-2 3-3 चैनल पे आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। आज के दिन हिस्ट्री हो गया है, और इससे पहले
ज्योग्राफी का भी अपलोड कर दिया जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी का भी पिछले साल 2009 का पूछा हुआ, फिर 2010 का, 11 का, 12 का, इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।